नॉन सैम्पलिंग एरर का। तो सैम्पलिंग एरर ये होता है ना कि हम सैंपल्स ले रहे थे तो उस दौरान हमारा कोई एरर हो गया, हमने कोई गलती कर दी। नॉन सैम्पलिंग होता है जिसमें हमारी बाकी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक नहीं था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट, रिस्पोंडेंट और इस तरह के लैक ऑफ ट्रेनिंग है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मेजरमेंट टूल्स वगैरह डिफेक्टिव होना, ये नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। तो उसमें एमसीक्यू में क्या पूछा, यही पूछा हुआ था ना कि इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन में कौन सी टाइप का एरर होता है। नॉन सैम्पलिंग होगा ना कि जिसमें दो ऑब्जर्वर्स हैं और उनकी जो वेरिएशंस आ रही हैं, इट मींस कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो सही नहीं है, उन्होंने मेजरमेंट सही नहीं की, तो नॉन सैम्पलिंग एरर आएगा। इंस्ट्रूमेंट में या तो मसला है या उनमें खुद मसला है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज एज, ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन की जो मुझे समझ आई है वो ये कि इसके ना जो इसका है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला डिवाइडेड बाय n-1, यही है ना। तो अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेशन है ना वो हमारे मीन के साथ है। और कौन से मीन के साथ है? सैम्पल मीन के साथ। तो सैम्पल मीन जितना ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उस लिहाज से इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इसका ये है कि सैम्पल मीन इंक्रीजेस तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। chi-square टेस्ट, the observed and expected values are related by the fact that the sums must be equal। तो इसमें ये होता है कि chi-square टेस्ट में आपको पता है हमारे पास क्या होती हैं, O1 होती है, O2 होती है, O3 होती है और 4 होती है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं और दूसरी वी हैव द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो कि E1, E2, E3 और E4 होता है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जो इनका सम होना चाहिए ना ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का, वो इक्वल होना चाहिए इन सब के सम का, ठीक है। तो ये इट इज़ एक्चुअली द chi-square टेस्ट। अगर आपकी बुक की एग्जांपल देखी जाए ना तो O1, O2, O3 और O4 को आप कंबाइन करते हो तो ऑलमोस्ट ये आंसर आता है 176। तो इसका जो आंसर है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के इक्वली तकरीबन आ रहा होता है, ठीक है, अगर उनको सम किया जाए तो। इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा सैम्पलिंग साइज़ होता है ना उसका क्या रिलेशन होता है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ये आपका मीन पॉइंट है और इसके ईदर साइड पे जो हमारी डेविएशन होगी मीन से, राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे, वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना। और जितनी वो मीन के करीब होगी उतनी अच्छी बात है ना, कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो जितनी मीन के पास फॉल करेंगी वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। इसलिए कहते हैं कि सैम्पल साइज़ अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम हो और आपकी जो ये है वो नैरो बने और मीन के पास आए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है आपके सैम्पल साइज़ से, ठीक है। सैम्पल साइज़ से इन्वर्स रिलेशन होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बेस्ड ऑन अ लार्ज सैम्पल दिया है तो उसकी वजह से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है और कम स्प्रेड है हमारी वैल्यूज़ का, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। लेस स्प्रेड है क्योंकि सैम्पल साइज़ ज़्यादा है तो लेस स्टैंडर्ड डेविएशन है। जबकि दूसरी साइड पे देखें कि सैम्पल साइज़ लार्जर है तो वो जो हमारी हैं वैल्यूज़ वो स्प्रेड हुई हुई हैं, ठीक है, डिस्पर्स हुई हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें 10 वर्कर्स हैं तो थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज़्यादा है। और जैसे ही हम लेके आते हैं 50 वर्कर्स की अगर सैंपल रखेंगे तो उतना वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम होगा और हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो प्रिसाइज़ होंगी। तो अब हमने देखा था टी डिस्ट्रीब्यूशन में, आपको याद होगा कि उसमें जो सैंपल साइज़ होता है ना वो हमारा कम होता है, ठीक है, लेस देन 60 होता है। जबकि जो जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमारा सैंपल साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब टी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल साइज़ जो है वो कम है ना, तो इस वजह से वो ज़्यादा स्प्रेड होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी जो है वो वैसे तो अननोन होती है लेकिन यह है कि वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि सैंपल साइज़ कम है और इन्फिनिटी तक जा रहा है हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। जबकि जो जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्योंकि सैंपल साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, 30 से ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि वो स्प्रेड उसका कम होता है, ठीक है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका ग्राफ होता है वो क्या होता है, तो आपने कहना है वाइड होता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे जी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ग्राफ क्या होता है, तो आपने कहना है नैरो होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सैम्पल साइज। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइडर है, ठीक है। टर्म सैम्पलिंग एरर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एरर्स विच आर कॉज्ड बाय। सैम्पलिंग एरर्स क्यों होते हैं, इसी वजह से होते हैं ना कि सिलेक्शन जो है वो आपकी बाइसिंग होती है, सिलेक्शन बाइसिंग होती है कि जब आप सैम्पलिंग ले रहे थे, आप सैम्पल ले रहे थे किसी भी पॉपुलेशन का, तो आपने अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहा उसको सिलेक्ट कर लिया और जिसको नहीं चाहा उसको नहीं सिलेक्ट किया ना, तो ये सिलेक्शन बाइस होती है। इट इज़ द एरर टू द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर स्टडी एंड दोज हु आर नॉट। तो ये पेज नंबर 47 पे आपका लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ सिलेक्शन बाइस जो है ये सैम्पलिंग एरर होता है। नल हाइपोथेसिस अपोजेस द अल्टरनेट हाइपोथेसिस बिकॉज ऑफ। हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। आपको पता है जब भी हम कोई भी स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं कि एक्चुअली हमने करना क्या है ना, तो उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल आप कोई भी चीज़ ले लो, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए, तो उसको स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे, एक हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथेसिस आप बना सकते हो कि एक आपका होता है कि ये जो फर्टिलाइज़र है, अगर ये मैं इसके प्लांट को दूंगा तो ये प्लांट ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए आप हाइपोथेसिस जनरेट करोगे। एक होगा आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और एक आपका होगा नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि आप कहोगे कि जो फर्टिलाइज़र है, फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। आपका हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल होगा कि मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन आपका फ्रेंड कहता है नहीं, फर्टिलाइज़र ऐड करने से प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये जो नहीं होगी ना, मतलब कि जो हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि फर्टिलाइज़र ऐड करने से नहीं होगी, डू नॉट, तो दिस इज़ एक्चुअली द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है। फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये होता है कि जो है ना, ये जो नल हाइपोथेसिस होता है इसको हम एज नॉट से डिनोट करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एज 1 से जो है ना डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज़ द हाइपोथेसिस विच द रिसर्चर ट्राइज टू प्रूव, ठीक है। वो प्रूव करना चाह रहा है कि फर्टिलाइज़र ऐड करने से प्लांट की ग्रोथ होती है, तो ये इसको प्रूव करना चाह रहा है कि मैं अपनी स्टडी से प्रूव करूँगा कि वाकई फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ होती है। और नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि इट इज़ एक्चुअली द हाइपोथेसिस जो कि हम स्टडी में यूज़ कर रहे होते हैं, कि रिसर्चर ट्राइज टू डिसप्रूव इट, कि नलीफाई करने के लिए कि नहीं, फर्टिलाइज़र ऐड करने से जो है प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। तो सिंपल इनका दोनों का डिफरेंस है। और ये होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होता है ये हम अपनी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। हम हमेशा कहते हैं, जैसे आपने काई स्क्वायर टेस्ट देखा होगा, उसमें हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था कि दोनों वैक्सीन्स के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हमने ये नहीं कहा था कि वैक्सीन्स के दरमियान में डिफरेंस है, हमने कहना है वैक्सीन्स के दरमियान में डिफरेंस नहीं है, फिर हमने उसको प्रूव कर के उसका क्या आंसर आया, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली द नल हाइपोथेसिस। आपका एमसीक्यू बनता है कि विच हाइपोथेसिस एक्चुअली यूज इन द स्टडीज़, तो दैट इज़ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर आता है कि जो है ना, नल हाइपोथेसिस जो होता है ये ऑपोजिट होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब ये होता है ना कि जो एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र हम ऐड कर रहे हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन प्लांट की ग्रोथ, ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी तरह नल हाइपोथेसिस में भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स में कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, जबकि अल्टरनेटिव में हम दोनों वेरिएबल्स की एसोसिएशन को बना लेते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, मैं आगे से बताती हूँ आपको, कि अगर हम किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, मतलब हमारा हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस आपका है कि
एप्लीकेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइज़र डू नॉट इंक्रीज़ द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। और आपका जो उसका मतलब नल हाइपोथेसिस है, आप उसका आंसर आपको ये मिला कि वाकई में फर्टिलाइज़र जो है वो इंक्रीज़ करता है प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। मतलब कि नल हाइपोथेसिस आपका ठीक होता है, ठीक है, और आप उसको क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। मतलब हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है सिंपल सी, कि अगर आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, ठीक है, ठीक होने के बावजूद रिजेक्ट करते हो, कि फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी में वाकई ऐसा आया कि फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ नहीं करता, ये आपका उस स्टडी का आंसर आया, लेकिन आपने उस नल हाइपोथेसिस को जानबूझ के जो है, जानबूझ के नहीं, इसको मैं वैसे ही समझाने के लिए कह रही हूँ, जानबूझ के फिर क्या किया, उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, ऐसा मेरा आंसर नहीं गलत हो सकता, मैं तो ठीक हूँ, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एरर होगा, अल्फ़ा एरर होगा, अल्फ़ा एरर होगा, हमेशा याद रखना है। अल्फ़ा एरर इज़ व्हाट जिसमें आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, ठीक है। और जो होगा आपका कि नल हाइपोथेसिस आपका, अगर उसको आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, एक्सेप्ट होते हो गलत होने के बावजूद, तो वो आपका होता है बीटा एरर, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है, जिसमें आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे वो आपका अल्फ़ा एरर होगा, जिसमें आप अपने नल हाइपोथेसिस को जो है गलत होने के बावजूद आप उसको कहते हो कि नहीं ये ठीक है, ठीक है, मतलब कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो, वो आपका बीटा एरर है। दोनों एरर्स हैं, लेकिन अल्फ़ा एरर इज़ द बिगेस्ट एरर, मतलब वो बड़ा वाला एरर है, इस वजह से हम उसको अल्फ़ा एरर भी कहते हैं, टाइप 1 एरर भी कहते हैं। बीटा एरर को हम टाइप 2 एरर भी कहते हैं। क्यों टाइप 2 एरर कहते हैं, क्यों टाइप 1 एरर कहते हैं अल्फ़ा एरर को, क्योंकि ये बड़ा एरर होता है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को सही होने के बावजूद रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रिजेक्ट कर रहे हो आप अपने नल हाइपोथेसिस को सही होने के बावजूद, ठीक है। तो ये आपका बड़ा सा एरर है, इस वजह से हम उसको कहते हैं अल्फ़ा एरर, टाइप 1 एरर, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू, नल हाइपोथेसिस क्यों जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है या अपोज करता है, इसी वजह से करता है ना कि वो टाइप 1 एरर है, ठीक है। दिस इज़ योर टाइप 1 एरर। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक साइकिल जो होती है, उसमें लेट एक्सपेंडिंग स्टेज आपको क्या बताती है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज आपको क्या बताती है, आपने डेमोग्राफिक साइकिल की जो है वो देखी है ना, आपकी जो उसकी एक पूरी वो थी साइकिल, 1 2 3 4 स्टेजेस, ठीक है, 5 स्टेजेस। तो लेट एक्सपेंडिंग में क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन आपकी एक्सपेंड कर रही थी, ठीक है। क्यों एक्सपेंड कर रही थी, कि आपका बर्थ रेट भी कम हो गया है और आपका डेथ रेट भी कम हो गया, ठीक है, इसी वजह से कर रही थी ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग बर्थ रेट एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट, ठीक है। फिर आता है फॉर द पॉपुलेशन एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी ग्राफ्स टेक अप यू टर्न, मतलब कि पहले ऐसे था तो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये यू टर्न उसने ले लिया। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा हो रही है ना, तो इसका मतलब यही होगा ना, तो हाई रिस्क ऑफ डाइंग इन द एडोलेसेंट लाइफ, ठीक है, कि आपकी जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी है, हाई रिस्क ऑफ डाइंग इन द एडोलेसेंट लाइफ, इसका ये आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है a young boy was bitten by the rabid dog which is what is the case fertility rate for the said condition, ठीक है। तो रैबिट डॉग है, उसने जो है एक पागल कुत्ता था, उसने एक लड़के को काट लिया। केस फर्टिलिटी रेट हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी डिज़ीज़ की किलिंग पावर कितनी है, कि वो कितना मार सकती है, तो इसका 100% जो है ना, उन्होंने कहा है कि 100% वो मरेगा, ठीक है। केस फर्टिलिटी रेट जो रैबिट डॉग का काटने से होता है वो 100% होता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड सिचुएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज एज, ठीक है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पहले भी देखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज़ करेगी जैसे ही हमारा सैम्पल मीन जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज एज, ये इन्होंने शायद ज़्यादा दफ़ा बोल दिया, ज़्यादा ही पसंद है इनको ये एमसीक्यू। स्मॉल सैम्पल्स में मीन इंक्रीजेज, ठीक है। इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नैरोअर होती है, मैंने पीछे दिखाई थी आपको। जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉरी वाइडर होती है, पहले फिर भी एमसीक्यू आ गया है। जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, नैरो थी, ठीक है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर थी, फिर से उन्होंने एमसीक्यू दे दिया। For the 99% level of confidence the result will be significant at the p value of, ठीक है, मतलब कि आप 99% आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो अब आपकी जो पी वैल्यू होगी वो कितनी सिग्निफिकेंट होगी, लेस देन 0.01,